बजट आते ही दो सवाल आम आदमी सबसे पहले पूछता है। कई बार तो सिर्फ यही दो या इनमें से कोई एक सवाल पूछता है। सब छोड़ो यार, ये बताओ कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, और इनकम टैक्स में सरकार ने क्या बदला और मुझे कितना इनकम टैक्स देना होगा। देखिए, पहले सवाल का उत्तर तो बेहद आसान है। वो ये कि अब बजट के दौरान क्या सस्ता हुआ क्या महंगा, इसकी लिस्ट छोटी बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि सस्ते महंगे का पूरा कारोबार जो है वो जीएसटी काउंसिल ने संभाल लिया है। तो बजट के दौरान वही चीज़ें सस्ती महंगी होती हैं जिनमें ड्यूटी जैसे चार्जेस बढ़ते या घटते हैं, जैसा अब की बार गोल्ड के साथ हुआ। बहरहाल, अब बच जाता है दूसरा सवाल, मुझे कितना टैक्स देना होगा। हालांकि इसका उत्तर आपको कई लोगों से, कई आर्टिकल से और कई वीडियोस, रील्स वगैरह से मिल चुका होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, रिबेट, स्टैंडर्ड, डिडक्शन, 87A, टैक्स स्लैब, सभी कुछ या इसमें से बहुत कुछ आप समझ भी चुके होंगे। लेकिन क्या आपको अब भी क्लैरिटी हुई या आपको कितना टैक्स देना है, कितना बचा सकते हैं, आपकी कौन सी टैक्स रिजीम चुननी है? चलिए आज यही जानते हैं कि इनकम टैक्स से जुड़ा सारा एकेडमिक ज्ञान एक तरफ, लेकिन मुझे बिना सीए की सलाह के अगर टैक्स भरना है तो कैसे कैलकुलेट करूं और कैसे पैसे बचाऊं। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं खर्चा पानी, जिसमें आज सुपर सिंपल भाषा में समझेंगे इनकम टैक्स का पूरा गुना गणित आपके हिसाब से, टेलर मेड। साल 2020 में यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए सरकार ने इनकम टैक्स भरने वालों को टैक्स भरने के दो विकल्प दिए। पहला विकल्प ये था कि आप टैक्स भरते वक्त रिबेट ले सकते थे, वो भी मोटा वाला, और दूसरा विकल्प ये कि आपको टैक्स भरते वक्त कोई रिबेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन टैक्स स्लैब्स में लिवरेज दी जाएगी और आप इन दोनों विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प चुन सकते थे। अब देखिए, हमने तीन चीज़ों की बात की, रिबेट, टैक्स स्लैब्स और लिवरेज। इनकी बात हम आगे करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में और उसके बाद से लेकर अब तक हर फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स भरने के लिए दो में से कोई एक विकल्प चुन सकते थे या चुन सकते हैं। एक विकल्प को हम रिबेट वाला विकल्प कह लेते हैं और दूसरे को बिना रिबेट वाला या नॉन रिबेट विकल्प कहते हैं। 2020 से पहले सिर्फ एक ही विकल्प हुआ करता था, रिबेट वाला विकल्प, और इसलिए ही रिबेट वाले विकल्प को कहा जाता है ओल्ड टैक्स रिजिम, क्योंकि ये सालों से चली आ रही रिजिम थी। और नॉन रिबेट वाले विकल्प को कहा जाता है न्यू टैक्स रिजिम, क्योंकि ये अभी हाल ही में तो इंट्रोड्यूस हुई है। हम अपने वीडियो में इन्हें क्रमशः रिबेट वाला और नॉन रिबेट वाला ही कहेंगे, क्योंकि इन्हें न्यू और ओल्ड टैक्स रिजिम नाम से पुकारे जाने पर ये बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। कहां पर और कैसे, आपको वो भी बताएंगे। टैक्स स्लैब्स, सरकार इस पक्ष में रहती है कि जिसकी जितनी ज्यादा कमाई हो उससे उतना ज्यादा टैक्स वसूला जाए, इसलिए होते हैं टैक्स स्लैब। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको अपनी कमाई का और बड़ा हिस्सा सरकार को देना होगा। स्क्रीन में आपको इस वित्त वर्ष यानी 2024-25 के नॉन रिबेट वाले रिजिम के टैक्स स्लैब्स दिख रहे हैं। साफ है कि यदि आप नॉन रिबेट वाले रिजिम के हिसाब से वित्त वर्ष में 2024-25 अपना टैक्स चुकाना चाह रहे हैं तो 3 लाख के इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 7 लाख तक पर 5% टैक्स, 7 से 10 लाख तक पर 10%, 10 से 12 लाख तक पर 15% और 12 से 15 लाख तक पर 20%, और 15 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम है तो फिर 30% टैक्स देना होगा। अब अगर टैक्स स्लैब नहीं होता, फ्लैट रेट होता कि कितनी भी इनकम हो 30% टैक्स सीधा देना है, तो सोचिए गरीबों पर यह अन्याय ना होता। वैसे ही यदि ये 5% फ्लैट होता तो जिनको अभी 10 करोड़ के इनकम पर करीब 3 करोड़ का टैक्स देना पड़ रहा होगा, उन्हें तब सिर्फ 50 लाख ही देना पड़ता। नॉन रिबेट रिजिम और रिबेट रिजिम के टैक्स स्लैब्स अलग अलग होते हैं, बल्कि यही तो वो कारण है जिसके चलते हमने कहा था कि नॉन रिबेट रिजिम टैक्स स्लैब्स में लिवरेज दी गई थी। स्क्रीन में आपको इस वित्त वर्ष यानी 2024 के रिबेट वाले रिजिम के टैक्स स्लैब दिख रहे होंगे। आप पॉज करके इसे देखें और समझ सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर दोनों रिजिम के बीच तुलना भी दिख रही होगी, जिससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यदि नॉन रिबेट वाले रिजिम के हिसाब से जाएं तो आपको कम टैक्स देना होगा। ध्यान रखिए कि इस साल यानी 2024-25 में जब आप अपना टैक्स फाइल करें तो आप स्क्रीन में दिखाई दे रहे दोनों में से किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं। हालांकि हर किसी के पास ये विकल्प हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन वो चीज़ें किसी और दिन समझेंगे। यहाँ पर और कन्फ्यूज़न नहीं होगा और हमारा उद्देश्य है इसे आसान बनाना।
स्टैंडर्ड डिडक्शन। नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी सुविधा उपलब्ध करवा रखी है। मतलब यदि आप नौकरी करते हैं और नॉन रिबेट वाले रिजिम के हिसाब से इनकम टैक्स भरना चाह रहे हैं तो आपको अपनी टैक्सेबल इनकम में से 75,000 रुपये काट के बाकी पर टैक्स भरना होगा। वहीं यदि आप रिबेट वाले रिजिम के हिसाब से इनकम टैक्स भरना चाह रहे हैं तो आपको अपनी टैक्सेबल इनकम में से 50,000 रुपये काट के बाकी पर टैक्स देना होगा। हम पूरी तरह समझ चुके हैं कि कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट नॉन रिबेट वाले रिजिम के हिसाब टैक्स देना ही लाभकारी है। तो फिर वो क्यों लें, ये ना लें, मतलब नॉन रिबेट वाली रिजिम ही क्यों ना लें। लेकिन फिर भी लोग रिबेट वाली रिजिम ही ऑप्ट करते हैं और बड़ी संख्या में करते हैं क्योंकि उसमें आपको अपनी पूरी कमाई पर टैक्स नहीं देना। जैसा अभी आपको बताया था ना कि नौकरी पेशा लोग अपनी कुल सालाना आय में से स्टैंडर्ड डिडक्शन काट के बाकी पर टैक्स भरते हैं, वैसे ही रिबेट वाले रिजिम को ऑप्ट करने वाले अपनी कुल सालाना आय में से होम लोन की किस्त, माता पिता का इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, बच्चे की फीस जैसी कि कई चीज़ें काट के बाकी पर टैक्स भरते हैं। इस काटे गए अमाउंट को ही रिबेट कहते हैं और इसलिए ही हम ओल्ड टैक्स रिजिम को रिबेट वाले रिजिम कह रहे हैं। अच्छा, एक बात और, ऐसा नहीं कि आपको अभी जो मद बताए जैसे इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, बच्चे की फीस, उस पर आप जितना मर्जी चाहे रिबेट ले सकते हैं। नहीं, इसकी कुछ तय सीमा है। जैसे इन्वेस्टमेंट में 1.5 लाख, होम लोन के ब्याज पर 2 लाख वगैरह वगैरह, लंबी चौड़ी लिस्ट है। जैसा हमने पहले भी कहा है कि सरकार चाहती है कि जिसकी जितनी ज़्यादा कमाई हो उससे उतना ज़्यादा टैक्स वसूला जाए और गरीबों को जितना कम टैक्स देना पड़े उतना ही अच्छा। इसी क्रम में तो सरकार कहती है कि छोड़ो यार टैक्स स्लैब व्लैब, अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख तक है तो कोई टैक्स मत देना। अब आप पूछेंगे ऐसा रिबेट वाले रिजिम के हिसाब से या नॉन रिबेट वाले रिजिम के हिसाब से? ऑन पेपर तो इसका उत्तर ये है कि ऐसा नॉन रिबेट वाले रिजिम के हिसाब से है, लेकिन चूंकि रिबेट वाले रिजिम में यही बात 5 लाख पर लागू होती है तो फिर उसकी बात क्यों ही करनी है ना। लेकिन जवाब है नहीं, इसे और अच्छे से समझना हो तो ऐसा कहना चाहिए। यदि आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आपको नॉन रिबेट वाली रिजिम चुननी चाहिए। लेकिन यदि आपकी इनकम जो है वो 7 लाख से अधिक है पर रिबेट इतना ज़्यादा है कि उसे काटकर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम हो जा रही है तो आपको रिबेट वाली रिजिम चुननी चाहिए। अभी तक हम इस वीडियो में जितना कुछ समझा चुके हैं उस आधार पर ये भी कह सकते हैं कि यदि आप नौकरी पेशा हैं और आपकी इनकम 7,75,000 से कम है तो आपको नॉन रिबेट वाली रिजिम चुननी चाहिए। लेकिन यदि आपकी इनकम तो 7,75,000 से अधिक है पर रिबेट इतना ज़्यादा है कि उसे काट कर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 5,50,000 या उससे कम हो जा रही है तो आपको रिबेट वाली रिजिम चुननी चाहिए। देखिए, हर साल जब आप बजट आता है तो सरकार इनकम टैक्स में बदलाव करती है या कम से कम उससे उम्मीद की जाती है कि वो ऐसा करे। ऐसी स्थिति में हम लोग तुलना करने लग जाते हैं कि अगर पिछले साल के हिसाब से टैक्स देते तो कितना टैक्स देना पड़ता और इस साल के हिसाब से कितना देना पड़ेगा। 2020 तक चीज़ें आसान थी, यदि तुलना करनी होती तो सिर्फ इस साल के टैक्स से पिछले साल के टैक्स से करनी होती। लेकिन अब चूंकि 2 विकल्प उपलब्ध हैं तो तुलना भी 2 लेवल पर होंगी। रिबेट वाले रिजिम में क्या बदला, नॉन रिबेट वाले रिजिम में क्या बदला? तो देखिए, यहाँ पर इस बात का उत्तर मिल जाता है कि हमने नामकरण रिबेट नॉन रिबेट आधार पर क्यों किया, वरना बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। आगे जब हम कहते नई वाली न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड वाली न्यू टैक्स रिजिम वगैरह वगैरह, तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिविजन। 2 तरह के विकल्प हैं टैक्स भरने वालों के पास, रिबेट वाली रिजिम, नॉन रिबेट वाली रिजिम, और दोनों हर साल बदलती हैं या बदल सकती हैं। वर्ष 2024-25 इस मामले में थोड़ा और यूनिक है। इसका बजट 2 बार आया, एक बार फरवरी में जो अंतरिम बजट था और एक बार जुलाई में जिसे पूर्णकालिक बजट कहा जा सकता है। लेकिन हमें इनकम टैक्स भरते या समझाते हुए इसे लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंतरिम बजट के दौरान ना ही रिबेट वाले रिजिम और ना ही नॉन रिबेट वाले रिजिम में कुछ बदला था। यानी जब भी हम आगे 2 वित्त वर्षों के टैक्सेस के बीच तुलना करेंगे तो हम अंतरिम बजट को नकार सकते हैं। तो अब फिर से सवाल पूछते हैं, रिबेट वाले रिजिम में क्या बदला, नॉन रिबेट वाले रिजिम में क्या बदला? इस सवाल को थोड़ा और रिफाइन कर देते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में रिबेट वाले रिजिम में क्या बदला और नॉन रिबेट वाले रिजिम में क्या बदला? उत्तर बेहद साधारण और सिंपल सा है। रिबेट वाले रिजिम में कुछ नहीं बदला और नॉन रिबेट वाले रिजिम में 2 चीज़ें बदली हैं, जिसके चलते जैसा निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि टैक्स भरने वालों को 17,500 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को सुन लेते हैं। I have 2 announcements to make
for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%, and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. तो देखिए, जो दो चीज़ें बदली हैं वो दोनों चीज़ें नॉन रिबेट वाले रिजिम में ही बदली हैं। पहली तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बदला है और दूसरा टैक्स स्लैब बदला है। कितना आपको समझने में इसलिए आसानी होगी क्योंकि हमने अभी से पहले तक वीडियो में सिर्फ वित्त वर्ष 2024-25 के फिगर की बात की है। तो वित्त वर्ष 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, ये हम जानते हैं। ऑफ कोर्स नॉन रिबेट वाले रिजिम में पहले ये 50,000 था। ठीक इसी तरह वित्त वर्ष 2024-25 में टैक्स स्लैब क्या है ये हम जानते हैं। उनकी तुलना यदि नए से की जाए तो टैक्स भरने के दौरान सिर्फ टैक्स स्लैब से ही आपको 10,000 रुपये तक का फायदा हो सकता है अधिकतम। कैसे? जरा 2023-24 के नॉन रिबेट टैक्स स्लैब और 2024-25 के नॉन रिबेट टैक्स स्लैब की तुलना कीजिए। 12 लाख के बाद तो सब सेम है। उससे पहले जहां 2023-24 के हिसाब से आपको 12 लाख रुपए में 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 यानी 90,000 टैक्स देना पड़ रहा था, अब 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 यानी 80,000 टैक्स देना होगा। हो गया ना 10,000 का मुनाफा, लेकिन ये अधिकतम फायदा है। अब इसके ऊपर 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा है, उससे 7,500 रुपये का फायदा और हो सकता है। कैसे? इसके लिए आपकी इनकम कम से कम 15,75,000 होनी ज़रूरी है, जिससे कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वाले स्लैब में आ जाएगा और 25,000 का 30% हुआ 7,500। यूं कुल मैक्सिमम फायदा कितना हुआ? 10,000 प्लस 7,500, वही अमाउंट जिसकी बात हमारी वित्त मंत्री जी ने की। अब एक नज़र फिर से रिबेट रिजिम पर डाल लेते हैं, जो बदली नहीं। तो चाहे हम 2023-24 वाले रिबेट रिजिम की बात करें या आज वाले यानी 2024-25 रिबेट रिजिम की, इन दोनों के ही अनुसार 60 वर्ष तक के टैक्स पेयर्स को 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देना है। 5 से 10 लाख के बीच 20% टैक्स देना होगा। 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होता है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कल भी और आज भी 50,000 रुपए का ही है। यदि इनकम 5 लाख या आप सैलरीड हैं तो 5.5 लाख से कम है तो 87A के चलते एक भी रुपया टैक्स में नहीं देना। तो जब हमने सब गणित समझा लिया है तो अब आते हैं एक केस स्टडी पर कि 10 लाख की सालाना सैलरी वाले आप किस रिजिम में जाएं। हालांकि ऐसे कई सवाल हो सकते हैं, जैसे 12 लाख की सैलरी वाले आप किस रिजिम में जाएं या 8 लाख की, पर हम एक टेस्ट केस लेते हैं जिससे बाकी सभी इंडिविजुअल्स केस भी कमोबेश समझ में आ जाएंगे। तो यदि आप 10 लाख कमाते हैं और सैलरीड हैं तो नॉन रिबेट रिजिम के हिसाब से आपको 44,200 रुपये देने पड़ेंगे। कैसे? इसमें सबसे पहले 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी टैक्स का कैलकुलेशन 9,25,000 रुपये पर होगा। अब 0 से 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स है ही नहीं। 3 से 7 लाख रुपए की इनकम पर 5% यानी 20,000 रुपये टैक्स देना है। 7 से 9.25 लाख रुपए की इनकम पर 10% टैक्स देना होगा, यानी 22,500 रुपये। तो टोटल इनकम टैक्स जो हुआ वो हुआ 20,000 प्लस 22,500 यानी 42,500। लेकिन अभी 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी तो बाकी है, जिसकी बात हमने अभी तक अपने वीडियो में की ही नहीं थी। बहरहाल इसे मिलाकर कुल टैक्स हो गया 44,200 रुपये।
अब यदि आपको ये 44,200 भी बचाने हैं तो आपको रिबेट रिजिम में जाना होगा और मेक श्योर करना होगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम 5.5 लाख से कम हो जाए, यानी 10 माइनस 5.5, 4.5 लाख का रिबेट आप ले पाए। ऐसा आप कुछ एक लिमिटेड तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका तो हम उदाहरण के तौर पर आपको बता सकते हैं, लेकिन ये आपके इन्वेस्टमेंट या खर्चे वगैरह पर ही निर्भर करेगा कि आप इसे ऑप्ट कर भी सकते हैं या फिर नहीं। और कर भी सकते हैं तो क्या 44,200 का सालाना टैक्स बचाने के लिए आप 4.5 लाख इन्वेस्ट खर्च आदि करेंगे, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 3 साल के लिए तो लॉक हो ही जाएगा। आप पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी जैसी स्कीम में निवेश करके आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में सालाना 50,000 रुपए तक निवेश करते हैं तो सेक्शन 80CCD 1B के तहत आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपए टैक्स छूट दी जाती है। वहीं होम लोन भी लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। अंततः यदि आप अपने माता पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 50,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा छूट या रिबेट पा सकते हैं। कुल हुआ 1.5 लाख प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000, कुल 4.5 लाख। बस हो गया ना, जीरो टैक्स। इस उदाहरण से हमारी ये भी समझ में आ गया कि यदि कोई सिर्फ ये भर पूछे कि भाई मेरी इनकम इतनी इतनी है, मुझे कौन सी टैक्स रिजिम में जाना चाहिए, तो हमारा जेन्युइन उत्तर सिर्फ एक ही हो सकता है, बहन ये इतना आसान नहीं है। तो हमने आपको आज के खर्चा पानी में बहुत आसान तरीके से न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में समझाया। हालांकि हमने तो इन्हें क्रमशः नॉन रिबेट और रिबेट रिजिम कहा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए और कंफ्यूजन ना हो इसके वास्ते आज के खर्चा पानी में इतना ही। ये तमाम जानकारियां आपके लिए जुटाई हैं हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। बजट और टैक्स से जुड़ी बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए दिल ऑन टॉप। मेरा नाम है विपिन किराड़, शुक्रिया।